Hi guys, so today I am with the chapter of 11th class that is animal diversity. याद करने में मुश्किल लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा और जो चीज मुश्किल है उसको आसान मैं बनाऊंगी मतलब याद मैं कराऊंगी। हाँ, और क्योंकि मैं आपको बता दूं ये एक रिवीजन वीडियो है तो आई विल बी अ बिट फास्ट. If you want me to go for a slow explanation or a complete or detailed explanation, so please tell me in the comment section. Thank you so much. So without wasting any time, let's move on to our topic. Animal diversity. Diversity means different. Okay. इतनी सारी स्पीशीज हैं हमारे दुनिया में, बहुत सारी. उन सबको के बारे में अलग अलग पढ़ना बहुत मुश्किल था, तो हमने क्या किया, उन सबको क्लासिफाई कर दिया. क्लासिफाई करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है? क्राइटेरिया. किस क्राइटेरिया पे आप किसी चीज को क्लासिफाई करेंगे? ठीक है, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम उनको रखते हैं एंड उनके फिर एग्जाम्पल, सो दैट हमें इंडिविजुअली एक एनिमल स्टडी ना करना पड़े. ओके, सो first we are going to study, before we study the phylum, I just wanted to repeat the name of the phylum with you all, जो कि आप familiar होंगे 9th-10th की NCERT जिन्होंने पढ़ी होगी उससे भी. So there are 11 phylums in the animal diversity. First one is Porifera, Coelenterata जिसको हम Cnidarians भी बोलते हैं. Why? Because of the presence of cnidoblast cells. Okay. Next one is Ctenophora, then Platyhelminthes जिनको हम flatworms भी बोलते हैं, then Esculenthes जिनको हम राउंड फॉर्म्स भी बोलते हैं, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. अमंग दीज 10 आर नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेटा इज अ कॉर्डेट. कॉर्डेट का मतलब क्या? जिसमें नोटोकॉर्ड हो. ओके, तो मतलब जो नॉन कॉर्डेट्स है उसमें क्या नहीं होगा? नोटोकॉर्ड नहीं होगी, इसलिए हमने उसको क्या बोला? नॉन कॉर्डेट्स. एग्जैक्टली. हेमिकॉर्डेट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है that it is a connecting link between what and what, non-chordates and chordates. Okay, very good. So first we are taking with the basis of classification. There are 10 bases of classification. First one is level of organization, then is the symmetry, third one is germ layer, okay. So first we are going to study these three and then the rest. Okay, so level of organization. There are how many level of organizations? There are 5 level of organization. How many? 5 level of organization. Okay, first one is, repeat with me if you know, and if you don't know then just listen to me very carefully. Okay, this is not so much difficult कि आपको ये समझना है. जिन्होंने जो पहली बार में पढ़ रहे हैं उनको भी यहाँ से समझ आ जाएगा. Okay, first one is protoplasmic level. ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, देखो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ हम प्रोटोप्लाज्म की बात करने वाले हैं. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल का जितना भी लिविंग कंपोनेंट होता है अलोंग विद द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. राइट? तो अब देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां बॉडी की सारी वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हो. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन. ओके, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल मतलब प्रोटोप्लाज्म में ये सब हो रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल देखो, एनिमल डाइवर्सिटी में ना एग्जांपल्स का मेन खेल है. ठीक है, मेरे साथ रिपीट करते रहना, एग्जांपल्स याद हो जाएंगे. प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का एग्जांपल क्या होगा? प्रोटोजोआ. हाँ, टेंशन मत लो, गलत नहीं पढ़ा रही हूँ. पता है कि प्रोटोजोआ इज नॉट अ पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया. आई नो, आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन हमने यहाँ क्यों पढ़ा? पढ़ना जरूरी था. दिस इज प्रोटोजोन्स. Protozoa is a part of which kingdom? Anyone can tell? Yeah,
protozoa is a part of kingdom Protista. We have 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. देखो, protozoa is a part of kingdom प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती, जो कहीं फिट नहीं होते वो इनमें फिट होते हैं, इसलिए these are not the animals. हमेशा याद रखना, एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है that they are multicellular, they are always multicellular, and the animals and the organisms, I'm sorry, and the organisms which are included in protozoans or protista, which is a part of this kingdom, protozoans are unicellular. Okay, so animals are always multicellular, इसीलिए protozoa is not an animal, it is a part of kingdom protista. Next, तो इसकी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होंगी वो कहाँ कैरी आउट होंगी? प्रोटोप्लाज्म में. वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज सेलुलर लेवल. ओके, सेलुलर लेवल, एज द नेम सजेस्ट, सारी वाइटल एक्टिविटीज कहाँ परफॉर्म होंगी? सेल में, नॉट इन द साइटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लाज्म. अब सेल और प्रोटोप्लाज्म में फर्क क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी सारे अंदर जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेल परफॉर्म करेगा. और सेलुलर लेवल यहाँ पर क्या क्या होगा? सेल एग्रीगेट, लूज सेल एग्रीगेट. ओके, लूज सेल एग्रीगेट मतलब टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा, डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा, लेकिन सेल्स कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या टिश्यू नहीं बनाएंगे, दे आर जस्ट द सेल्स, और यू नो स्पेशलाइज्ड सेल्स. डिवीजन ऑफ लेबर. और सेलुलर लेवल किस में देखने को मिलता है? The one and only most primitive phylum of the kingdom Animalia, that is Protista. Yes, exactly. Protista. Cellular level is found in the kingdom Protista's division of labor, loose cell aggregate, perform all the vital functions of the body. Okay, this was the second one. Third one is the tissue level. As the name suggests, यहाँ पर जितने भी vital functions होंगे वो टिश्यू परफॉर्म करेगा. What is a tissue? Tissue is a group of cells specialized to perform a same function. Okay, that is a tissue. तो यहाँ पर जितनी भी vital activities हैं वो सारा टिश्यू परफॉर्म करेगा. ये किसका एग्जाम्पल होगा? कौन सी हमें फाइलम में मिलेगा? ये 2 फाइलम्स जिनके नाम भी सेम है और जिनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको सेम मिलेंगे, आप देखते जाना. सिलेंट्रेटा और निडेरिया, इसको निडेरिया भी बोलते हैं. मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको एक बताया था कि इसको निडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं. उसकी प्रेजेंस की वजह से इसका दूसरा नाम निडेरिया भी है. ठीक है, सिलेंट्रेटा निडेरिया आर वन एंड द सेम थिंग. आई होप आई एम क्लियर टू यू. सेकंड वन इज टीनोफोरा. Okay, only two examples, Cilentrata or Nidaria and Ctenophora are of tissue level of organization. Next we come on to organ level. Remember, I am talking about the organ level. I am not saying that organ system. ठीक है, ऑर्गन लेवल में क्या होगा कि पूरा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा, ओनली एक ऑर्गन इन्वॉल्व होगा. सिस्टम हम कब बोलते हैं? जब पूरा का पूरा, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वी इंक्लूड द नेजल चैम्बर, ट्रैकिया, लैरिंक्स, लंग्स, एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. ओके, तो ये पूरा सिस्टम नहीं होगा, ओनली वन ऑर्गन. जैसे कि अगर मैं खाली लंग की बात करूं, अपने लंग्स की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम नहीं होता, ओनली वन ऑर्गन परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस. एंड एग्जांपल इसका एक ही है, दैट इज प्लैटिहेलमिन्थस. ठीक है, ओनली वन एग्जांपल इन दिस. और इसको हम और क्या बोलते हैं? फ्लैटफॉर्म्स. Okay, I hope I'm clear. Okay, the next one is organ system.
अब यहाँ क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में हम ऊपर गए, जितना ज्यादा हम ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर गए, उतनी एडवांसमेंट हम में आती गई। तो ये वाला जो सिस्टम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किस में मिलेगा? मोर एडवांस्ड एनिमल्स में मिलेगा। यस एग्जैक्टली। तो प्लैटीहेलमिन्थेस के आगे कितने जितने भी फाइलम है सारे इसमें आएंगे, मतलब फ्रॉम एस्केलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स। ओके, एस्केलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स, फटाफट मेरे साथ फाइलम बोल दो। एस्केलमिन्थेस, एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिचोर्डेटा एंड कॉर्डेटा। वेरी गुड। आई होप आई एम क्लियर विद द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने 5 पढ़े, प्रोटोप्लाज्मिक सेलुलर टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, एंड आई होप यू आर क्लियर विद द एग्जांपल्स टू। ओके, नेक्स्ट वन वी कम ऑन टू द सिमेट्री। सिमेट्री, पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सिमेट्री, सिमेट्री क्या मतलब? एक जैसा, आइडेंटिकल। पहली बात तो ये कि कोई चीज जरूरी है कि अगर हम सिमेट्री पढ़ रहे हैं तो सिमेट्रिकल हो भी, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसमें कोई सिमेट्री ना हो। तो पहली बात तो यहाँ दो तरह की चीजें बनती हैं, अगर या तो वो सिमेट्रिकल है या वो एसिमेट्रिकल है। अगर वो एसिमेट्रिकल है तो उसका मतलब क्या? कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई भी कायनात आ जाए, उसको दो इक्वल हाफ में उसको इक्वल या उसको आइडेंटिकल नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं एसिमेट्रिकल के? पहला प्रोटोजोआ, दूसरा पॉलीफेरा। अब ऑरिफरेंस ने कहा, माना कि हम प्रिमिटिव हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको एसिमेट्रिकली बना दोगे, नहीं, हम नहीं रहेंगे एसिमेट्रिकल। इसलिए इस फाइलम से दो लोगों ने कहा कि हम विरोध करेंगे इसका, और दो लोग इस फाइलम से अलग हो गए और बोले हम तो सिमेट्री शो करेंगे, रोक सको तो रोक लो। वो दो कौन से थे? कोई बता सकता है कि कौन थे वो? जी हाँ, वो दो थे, एक ल्यूकोसोलेनिया, पॉलीफेरा। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीफेरा मतलब इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्ट and second one is Sycon or Skypha. अच्छा, ये अपनों से दूर तो हो गए लड़ भिड़ के कि हम प्रिमिटिव नहीं रहेंगे, हम तो एडवांसमेंट शो करेंगे, हम एसिमेट्रिकल नहीं रहेंगे। लेकिन दुनिया ने भी कहा कि अपनों से दूर होकर कितना ही दूर जाओगे, चाहे सिमेट्री शो कर लो, फिर भी हम तुमको प्रिमिटिव सिमेट्री में ही रखेंगे। मतलब इसमें कौन सी सिमेट्री शो होती है? अगर सिमेट्री है भी, ठीक है, इन दोनों में अगर सिमेट्री दिखा भी रहे हैं तो इसमें होगी रेडियल सिमेट्री। रेडियल क्यों? जितने भी प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, जितने लोअर एनिमल्स हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो प्रिमिटिव शो करते हैं, और जितना हम ऊपर हाई लेवल पे जाते हैं वो बायलेटरल शो करते हैं। अब देख लेते हैं टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर चुकी हूँ। वन इज बायलेटरल, अदर वन इज रेडियल। As I already told you कि this is a primitive one, ठीक है। पहले मैं इनका मतलब समझाती हूँ। बायलेटरल मतलब कोई सिर्फ एक प्लेन होगा, सिर्फ एक प्लेन, जिससे बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होती होगी। लेकिन रेडियल वाले में क्या होगा? रेडियल क्योंकि प्रिमिटिव है, छोटा है, तो उसने बोला कि ठीक है हम एडजस्ट करते हैं, मोर देन वन प्लेन अगर आप डिवाइड करोगे तब भी बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अब मैंने बोला दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव वन। तो प्रिमिटिव कौन कौन से हो गए? पॉलीफेरा तो आपका एसिमेट्रिकल में आ गया, और जो लड़के बाहर हुए थे उनको भी रेडियल ही मिली, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। बाकी इसके आगे के कौन बचे? सिलेंड्रेटा, ऑर्निडेरिया एंड टीनोफोरा। अब मैं एक दिमाग घुमाने वाला एग्जांपल देने वाली हूँ, दिमाग घुमाने वाला, लेकिन उसका लॉजिक भी बताऊंगी। कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का भी अडल्ट याद रखने वाली चीज है। कौन? इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट। आपने बोला मैम, आपने तो बोला था कि रेडियल सिमेट्री तो प्रिमिटिव है, इसमें कैसे आ गया? आई टेल यू कैसे आ गया। फिलहाल यहाँ पर याद रखो कि इकाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट है वो आपकी रेडियल सिमेट्री शो करेगा। रेडियल मीन्स मोर देन वन प्लेन, दिस इज वन प्लेन ओनली, ठीक है। अब
अगर सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा यहाँ पर आ गए तो बाकी बच्चे किस में आएंगे? बायोलेटरल में, दैट इज फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स। प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स मतलब प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। लेकिन इकाइनोडर्मेटा तो मैंने यहाँ भी मेंशन किया। अगर यहाँ पर मैंने बोला कि ये एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा आ रहा है और उसका सिर्फ अडल्ट है, मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना जो यहाँ भी आ रहा होगा। यस, यहाँ आता है इकाइनोडर्मेटा का लार्वा। इनिशियल स्टेज इज मोर एडवांस देन द लेटर स्टेज। इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोला मैंने? इनिशियल स्टेज, when the initial stages of life are more advanced than the later stages of life, that term is called retrogressive metamorphosis. What it is called? Retrogressive metamorphosis. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवोल्यूशन में आगे पढ़ते हैं, इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ याद करते चलोगे तो वहां याद करने में इजी होगी। कैसे ये हुआ? क्योंकि रेडियल सिमेट्री प्रिमिटिव कैरेक्टर था, वो हमें इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में मिला। बायलेटरल सिमेट्री क्योंकि एडवांस कैरेक्टर था, वो हमें इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में मिला। इसलिए इसने हमें क्या शो करी? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ओके फाइन, दिस वी कंप्लीट विद द सिमेट्री। याद हो गया ना? एसिमेट्रिकल प्रोटोजोन पॉरीफेरन, पॉरीफेरन के एक्सेप्शंस ल्यूकोसोलेमिया, साइकॉन, स्काइफा, इनमें भी कौन सी मिलती है? रेडियल। फिर रेडियल की कौन एग्जांपल आएंगे? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा अडल्ट। एंड देन बायोलेटरल में आएंगे प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मेटा का लार्वा व्हिच इज कॉल्ड द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ओके फाइन। Next we have germ layer. ओके, जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होती है? जिससे हमारे सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, उनको हम जर्म लेयर्स बोलते हैं। एंड जर्म लेयर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। कौन कौन सी? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, 3 टाइप ऑफ जर्म लेयर। ओके, on the basis of the presence of these 3 and absence of only one, we have further divided it into 2 types, that is diploblastic and triploblastic. देखो, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक, नेम सजेस्ट। डिप्लो मींस 2 होंगी, सिर्फ 2 कोई लेयर होंगी, ठीक है? 2 कोई लेयर होंगी तो क्वेश्चन क्या रह सकता है कि कौन सी वाली नहीं होगी? कौन सी वाली नहीं होगी? मेसोडर्म नहीं होगी। हाँ, डिप्लोप्लास्टिक में मेसोडर्म लेयर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, किसी हाल में नहीं होगी। और ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होगा? तीनों की तीनों जिसमें प्रेजेंट होंगी उनको हम ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे। और जब भी हम किसी को कुछ कम देते हैं या कुछ प्रिमिटिव रखते हैं ना, तो वो होते हैं हमारे लोअर एनिमल्स। इसलिए ट्रिप्लोप्लास्टिक में कौन कौन से आएंगे? लोअर एनिमल्स। एग्जैक्टली, कौन कौन से? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है? मेसोडर्म नहीं है इसमें, मेसोडर्म बिल्कुल नहीं है, मेसोडर्म नहीं है, तो मेसोडर्म की जगह क्या है? मीजोग्लिया। हाँ, अगर कुछ प्रेजेंट हुआ भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। तो इन डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, in the place of mesoderm, mesoglea is present, but that is not a layer, so you can't call it a triploblastic animal. Okay, so यहाँ क्या होता है? एक्टो, एंडो एंड बीच में मीजोग्लिया। अब जब ये दो इसमें आ गए तो बचा हमारा ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक में कौन कौन से आएंगे? इसके अलावा बचे हुए सारे फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स। आई होप आई एम क्लियर टू यू। डिप्लोप्लास्टिक में मेसोडर्म नहीं होगी, मेसोडर्म की जगह मेसोग्लिया होगी, सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरा में मिलती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक में तीनों लेयर्स मिलेंगी
और फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथस टू कॉर्डेट्स हमें ये मिलेगी। ओके फाइन। नाउ हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के। अब बारी है चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट कौन सा है? सीलोम और बॉडी कैविटी। ओके ठीक है। हम कब कहेंगे बॉडी कैविटी का मतलब? कैविटी, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस। व्हाट इज अ बॉडी कैविटी? The cavity or the empty space that is present between the alimentary canal and the body wall of the body, which is covered or lined by two mesodermal layers, is called a coelom or body cavity. तो एक body cavity कहलाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए? पहली बात तो कैविटी, कंप्लीट कैविटी, प्लस टू mesoderm layer lined by two mesoderm layer। ठीक है, उसको हम बोलेंगे, अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होते होंगे तो उसको हम बोलेंगे सीलोम। अब टू मेसोडर्म लेयर कौन कौन सी? पैराइटल पेरिटोनियम, एंड विसरल पेरिटोनियम। ओके, दो चीजें, सीलोम बॉडी कैविटी, द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? माउथ टू एनस, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन हमारे इस कैनाल में आते हैं उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल एंड लाइंड बाय द मेसोडर्म लेयर फ्रॉम बोथ द साइड्स, और टू मेसोडर्म लेयर, दैट इज विच मेसोडर्म लेयर? पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल जो आउटर साइड पे हमारी बॉडी वॉल की साइड पे, विसरल जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की साइड पे हो। ठीक है, जब भी मैं पैराइटल वर्ड यूज करूंगी बायो में, आई मीन टू से द आउटर कवरिंग, ऑलवेज द आउटर पार्ट। ओके, एंड विसरल मींस इनर, इनर वाइटल ऑर्गन्स की साइड जो होता है। ओके फाइन। तो इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इस सीलोम के बेसिस पे हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। पहली बात कि वो उसमें सीलोम है भी या नहीं है। दूसरी बात, सीलोम है भी तो क्या वो ट्रू सीलोम है या फिर वो झूठा सीलोम है। तीसरी बात कि सीलोम है। ओके फाइन। Okay, I'll be explaining you with this diagram. Okay, this is our alimentary canal. Okay, this is our body wall. This is alimentary canal, this is body wall. अब ये बीच में जो आपको ये भरा हुआ स्पेस दिख रहा है ना, ये बेसिकली खाली होना चाहिए, पर यहाँ पर खाली ये नहीं होता है। यहाँ पर ये भरा हुआ होता है किससे? सॉलिड मेसोडर्मल पाउचेस से। ओके, तो यहाँ पर क्या होंगे? सॉलिड मेसोडर्मल पाउचेस होंगे। नाउ वी कम ऑन टू द सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट मतलब जो होते हुए भी ना हो। अच्छा सॉरी, सूडोसिलोमेट में आने से पहले मैं यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल्स क्या क्या हैं। यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? सिलेंड्रेट्स,
टिनोफोरा एंड प्लेटी। ओके, सॉलिड पैचेस होंगे एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में मेसोडर्म के, और इसके एग्जांपल है सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थस। नाउ वी कम ऑन टू स्यूडो, मतलब फॉल्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में हमें कुछ स्पेस दिख तो रहा है, ये खाली स्पेस दिख तो रहा है, लेकिन कुछ प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको फॉल्स सिलोम बोला। क्या प्रेजेंट है? ये स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म। क्या बोला हमने इसको? यहाँ पर क्या है? स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म, जिसकी वजह से ये स्यूडोसिलोम है। ठीक है, क्या है? स्कैटर्ड पाउचेस। अब इसका एग्जांपल क्या है? सिर्फ एक एग्जांपल आता है इसमें, एस्केलमिन्थस। कौन सा एग्जांपल आता है इसमें? एस्केलमिन्थस। एस्केलमिन्थस को हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। और इसके बारे में एक और फैक्ट की बात बताऊं, माउथ और एनस दोनों फर्स्ट टाइम एस्केलमिन्थस में देखा गया था। प्लैटीहेल्मिन्थस के कुछ स्पीशीज में आया था, कुछ ऑर्गेनिजम्स में आया था, कुछ में नहीं आया था, इसलिए हम डिफाइनिंग कैरेक्टर इसको प्लैटीहेल्मिन्थस से नहीं लेते, क्योंकि वहां एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन है कि माउथ और एनस किस में देखा गया था, इन अ होल 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 फाइलम में जो था वो है एस्केलमिन्थस। तो एस्केलमिन्थस के 3 पॉइंट हो गए, तो स्यूडोसिलोम होती है, राउंड वॉर्म बोलते हैं, माउथ और एनस प्रेजेंट होता है। नाउ वी कम ऑन टू द ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम मतलब क्या होगा? ये एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, ये बॉडी वॉल है। ठीक है, अब इस बॉडी वॉल में कुछ नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस है, लेकिन एक और क्राइटेरिया था जो मैंने कहा था कि होना चाहिए, दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द सरफेस। यस एग्जैक्टली, यहाँ पर हमें खाली स्पेस भी दिख रही है और मेसोडर्मल लाइनिंग भी है सारी जगह से। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज पेराइटल पेरिटोनियम। मैंने क्या कहा था? बॉडी वॉल बाहर की साइड पर जो होगी वो पेराइटल पेरिटोनियम होगी, और इन साइड जो एलिमेंट्री कैनाल की साइड पर होगी वो कौन सी होगी? विस्ट्रल पेरिटोनियम। एग्जांपल्स कौन? एस्केलमिन्थस के सारे आगे वाले, मतलब एनालीड्स टू कॉर्डेट्स। ओके, क्विक रिवीजन। एसिलोम जिसमें सिलोम नहीं होगा, एलिमेंट्री और बॉडी कैनाल के बीच में सॉलिड पैचेस ऑफ मेसोडर्म मिलेंगे, उसका एग्जांपल आएगा सिलेंट्रेट, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थस। उसके बाद स्यूडोसिलोम जिसमें हमें स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म मिलेंगे, थोड़ी बहुत कैविटी होगी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, लेकिन दैट इज फॉल्स। उसके एग्जांपल होंगे एस्केलमिन्थस। एस्केलमिन्थस की एक और बात है कि उसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, और उसमें माउथ और एनस फर्स्ट टाइम मिला था, देन इज द ट्रूसिलोम, दैट इज कि एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी कैविटी के बीच में स्पेस होगी, एंड दैट इज लाइंड बाय द मेसोडर्म फ्रॉम बोथ द साइड्स, दैट इज फ्रॉम आउटर साइड इज पेराइटल पेरिटोनियम, इनसाइड इज विस्ट्रल पेरिटोनियम, and the examples are Eschenminthus to annelids to chordates. Okay, so I'll end my lecture today with these only, with these 4 topics only. The rest basis of classification I'll be covering in my next lecture. Till then revise it, because in terms के बिना मुश्किल होता है। और any suggestions if you want to give me, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे दें। बाकी आपके पास जो शॉर्ट नोट्स हैं, I'll be providing you it on my WhatsApp group, and डाउट्स मैं लूंगी आपको अपनी ईमेल पे, जो कि मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। So for to continue this chapter, please do watch my next video also. Till then, thank you, bye bye, and all the best.